हमारे आज के विश्लेषण का आधार है जैनेंद्र कुमार की एक बहुत बहुत ही असरदार कहानी, अपना अपना भाग्य। और स्रोत के तौर पे हमारे पास कहानी का मूल टेक्स्ट है जो हमें ले जाता है ब्रिटिश राज के दौर के नैनीताल में। हाँ, और पहली नजर में ये खूबसूरत हिल स्टेशन की कहानी लगती है, मतलब झील, बादल, शाम का सुहाना मौसम। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें उतरते हैं ये खूबसूरती एक पर्दे की तरह हटने लगती है और समाज की बहुत ही असहज करने वाली सच्चाइयां सामने आती हैं। सही कहा। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं, बल्कि इसके जरिए जो सवाल उठाए गए हैं उनकी तह तक जाना है। जी, ये कहानी इंसानियत, जिम्मेदारी और जिसे हम भाग्य कहते हैं उस पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। तो चलिए इस खूबसूरत लेकिन उलझे हुए नैनीताल में उतरते हैं। चलिए। तो कहानी की शुरुआत होती है नैनीताल की एक शाम के जिक्र से, और लेखक का वर्णन तो कमाल का है। वो लिखते हैं, रुई के रेशे से, भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम वहीं मौजूद हों। बिल्कुल, झील में नावें चल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर पोस्टकार्ड वाला सीन है। हाँ, और लेखक ये तस्वीर जानबूझकर बना रहे हैं। ये एक स्टेज तैयार कर रहे हैं ताकि वो इसे फौरन तोड़ सकें। मतलब ये खूबसूरती एक भ्रम है। एक भ्रम है, एक स्टेज है जिस पर दो बिल्कुल अलग अलग नाटक एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ प्रकृति का ये शांत और सुंदर रूप है और दूसरी तरफ इंसानी समाज का वो बंटवारा जो बहुत क्रूर है। और वो बंटवारा इतना साफ है। एक तरफ अंग्रेज हैं, लेखक बताते हैं कि वो कितने आत्मविश्वास से भरे हैं, बेफिक्र हैं, तेज तेज चल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हाँ, उन्हें देखकर लगता है जैसे वो उस जगह के मालिक हैं, कि वो जगह उन्हीं के लिए बनी है। और ठीक उसी सड़क पर, उसी माहौल में भारतीय हैं, लेकिन एक तरह के भारतीय नहीं, कई तरह के, और हर कोई अपनी सामाजिक हैसियत का बोझ उठाए चल रहा है। जैसे वो पहाड़ी लोग जो घोड़ों की लगाम थामे खड़े हैं, लेखक उनके लिए बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। बहुत कठोर, कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दम हिलाना सीख गए हैं। उफ, ये पढ़कर ही सिहरण होती है। फिर भारतीय महिलाओं का जिक्र आता है, जिन्हें व्यंग में भारत की कुल लक्ष्मी कहा गया है। हाँ, वो साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थीं। अंग्रेज औरतों की बेबाकी और आत्मविश्वास से कितना अलग है ये दृश्य। बिल्कुल, एक तरफ आज़ादी है, दूसरी तरफ सिमटी हुई दबी हुई मौजूदगी। और सिर्फ यही नहीं, अमीरी का दिखावा भी है। हाँ, वो भारतीय पुरुष जो अपनी बुजुर्गी और पैसे का प्रदर्शन करते हुए चल रहे हैं। लेकिन कहानी का सबसे तीखा कटाक्ष शायद उन अंग्रेजी दां भारतीयों पर है, जो भारतीयों को देखकर मुंह फेर लेते हैं और अंग्रेजों को देखकर, लेखक के शब्दों में, दुम हिलाने लगते थे। एक ही इंसान, दो अलग चेहरे। सही बात। तो एक ही सड़क पर एक ही शाम में दो नहीं बल्कि कई अलग अलग हिंदुस्तान चल रहे थे। एक मालिकों का, एक गुलामों का। एक अमीरों का और एक उन लोगों का जो इन दोनों के बीच कहीं फंसे हुए थे। बिल्कुल। और लेखक फिर एक कमाल का काम करते हैं, वो इस साफ दिखने वाले बंटवारे पर प्रकृति का एक पर्दा डाल देते हैं। कोहरे का पर्दा। हाँ, अचानक घना कोहरा छा जाता है। लेखक उसे शुभ्र महासागर कहते हैं, जैसे सब कुछ उस सफेद समुंदर में डूब गया हो। जो भी साफ साफ दिख रहा था वो सब उस धुंध में छिप जाता है। और ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है। नहीं, ये कहानी का मूड बदल रहा है। ये कोहरा एक प्रतीक है। दिन की रोशनी में जो सामाजिक भेदभाव साफ था वो अब इस धुंध में छिप गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया है। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसी धुंध के बीच से समाज की वो सच्चाई बाहर निकलती है जिसे हम दिन की रोशनी में शायद देखना ही नहीं चाहते। और उसी धुंध में से एक काली सी परछाई कहानी के मुख्य किरदारों यानी दो दोस्तों की तरफ आती है। हाँ, एक 10 साल का लड़का, नंगे पैर, नंगे सिर, उस कड़ाके के ठंड में सिर्फ एक मैली सी कमीज पहने हुए। और लेखक उसके चलने का जो वर्णन करते हैं वो बहुत परेशान करने वाला है। वो लिखते हैं कि उसके कदमों के लिए जैसे ना अगला है, ना पिछला है, ना दाया है, ना बायां है। क्या लाइन है! मतलब वो कहीं नहीं जा रहा, बस चल रहा है। उसकी कोई मंजिल नहीं है। और उसका चेहरा, आंखों को रूखी और माथे पर झुर्रियां बताया गया है। 10 साल के बच्चे के माथे पर झुर्रियां। हाँ, कहानी कहती है कि उसे अपने आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने विकट वर्तमान को देख रहा है। उसे ना कोहरा दिख रहा है, ना दुनिया, सिर्फ अपनी तकलीफ। और फिर वो दोस्त उससे बात करते हैं। वो बातचीत इतनी छोटी और सीधी है,
लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। वो पूछते हैं, नौकरी से हटा दिया? लड़का बस कहता है हाँ। फिर पूछते हैं, क्या नौकरी थी? और उसका जवाब, सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। इस जवाब पे ध्यान देना चाहिए। जूठा खाना, ये उसकी तनख्वाह का हिस्सा था। शायद कोई भावना नहीं है, बस सपाट तथ्य हैं। जैसे वो बता रहा हो कि आसमान का रंग नीला है। ये दिखाता है कि ये भयानक सच्चाई उसके लिए कितनी सामान्य हो चुकी है। हाँ। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है उसका जवाब जब घर के बारे में पूछा जाता है। हाँ। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। बस इन 3 वाक्यों में उस समय के ग्रामीण भारत की पूरी त्रासदी सिमट गई है। गरीबी, भूख और घरेलू हिंसा का एक ऐसा चक्र जिससे बचने का एक ही रास्ता था, भाग जाना। हाँ। वो किसी अच्छी जिंदगी की तलाश में नहीं भागा, वो बस भूख और मार से भाग रहा था। और फिर उसके साथी के बारे में पूछा जाता है, कहाँ गया? हाँ। लड़का कहता है मर गया। और जब वो दोस्त हैरानी से पूछते हैं कैसे, तो जवाब आता है, हाँ साहब ने मारा, मर गया। ये वाक्य ये कहानी का शायद सबसे ठंडा और डरावना हिस्सा है। साहब ने मारा, मर गया। इसमें कोई क्यों नहीं है, कोई कैसे का विस्तार नहीं, कोई अफसोस नहीं है। बस एक घटना जो हो गई। ये उस दौर की क्रूरता को दिखाता है जहां एक गरीब की जान की कोई कीमत नहीं थी और एक बच्चे के लिए ये इतनी आम बात थी कि वो इसे बिना किसी भाव के बता सकता था। इस सब के बाद जाहिर है उन दोस्तों के मन में दया आती है। उन्हें लगता है कि इस लड़के की मदद करनी चाहिए। हाँ, उन्हें याद आता है कि उनके कुछ वकील दोस्तों को एक नौकर की जरूरत थी। तो वो लड़के को अपने साथ लेकर उनके होटल पहुंचते हैं। और यहाँ कहानी एक और परत खोलती है, पढ़े लिखे अमीर मध्य वर्ग का पाखंड। हाँ, वकील साहब अपने गर्म कमरे में कश्मीरी दुशाला लपेटे बैठे हैं, 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में। उनकी दुनिया उस लड़के की दुनिया से मीलों दूर है और जैसे ही वो लड़के को देखते हैं उनकी पहली प्रतिक्रिया मदद की नहीं, शक की होती है। वो कहते हैं, कहाँ से ले आए, इसे आप जानते हैं? मतलब वो उसे एक इंसान या एक जरूरतमंद बच्चे की तरह देखते ही नहीं, वो उसे एक संभावित खतरे की तरह देखते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। और लड़के को रखने से साफ मना कर देते हैं। किसी ऐरे गहरे को रखकर अपनी सुरक्षित दुनिया में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। और ये कहानी का एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे हमारी अपनी सहूलियतें और हमारा आराम हमें दूसरों के दुख के प्रति अंधा और शक्की बना देता है। सही बात है। उनके लिए वो लड़का एक इंसान नहीं था, वो एक रिस्क था। उनका कीमती सामान उस बच्चे की जान से ज्यादा जरूरी था। जब वकीलों से मदद नहीं मिलती तो दोस्त सोचते हैं कि चलो कुछ पैसे ही दे दें ताकि वो कुछ खा ले। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा नैतिक संघर्ष सामने आता है। हाँ, एक दोस्त अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसके पास 10-10 के नोट हैं, छोटे नोट नहीं है। और तब वो अपने दोस्त से लड़के से छुपाकर अंग्रेजी में कहता है कि 10 का नोट देने से उसका महीने का बजट बिगड़ जाएगा। और फिर वो पंक्ति आती है जो इस कहानी की पहचान बन गई। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। ये लाइन आज भी उतनी ही सच लगती है। हम सबने कभी ना कभी किसी की मदद करने से पहले अपने बैंक बैलेंस या महीने के बजट के बारे में सोचा है। कहानी 100 साल पुरानी है, लेकिन ये दुविधा आज भी हमारी है। तो क्या ये एक वास्तविक दुविधा है या एक सुविधाजनक बहाना? मुझे लगता है यही सवाल है। दया महसूस करना तो मुफ्त है, उसमें कुछ खर्च नहीं होता। असली परीक्षा तब होती है जब उस दया पर अमल करने के लिए आपको अपनी जेब से कुछ निकालना पड़े या अपनी सुविधा से थोड़ा समझौता करना पड़े। और यहाँ किरदार उस परीक्षा में फेल हो जाता है। और वो फेल भी बहुत बुरी तरह होते हैं। वो उसे 1 पैसा नहीं देते और उससे भी बुरा, वो उसे एक झूठी उम्मीद देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कल मिलना, वहीं 10 बजे। और उसे उस बर्फीली भयानक रात में वापस अकेले भेज देते हैं, ये जानते हुए कि वो शायद कल सुबह तक जिंदा ही ना बचे। वो झूठी उम्मीद देना शायद पैसे न देने से भी ज्यादा क्रूर था। क्यों? क्योंकि वो अपने अपराध बोध को शांत करने का एक तरीका था। हमने मदद करने की कोशिश तो की, ये सोचकर वो आराम से अपने गर्म बिस्तर में जाके सो सकते थे। लड़के के जाने के बाद दोनों दोस्तों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हाँ, और एक दोस्त इस पूरी घटना को एक फलसफे, एक स्वार्थ की फिलॉसफी का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश करता है। वो कहता है, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। ये तो एक क्लासिक डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल। जब हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, तो हम उसे सही ठहराने के लिए बड़े बड़े सिद्धांत बना लेते हैं।
पहले अपना देखो, दुनिया का ठेका हमने नहीं लिया है। लेकिन दूसरा दोस्त इस तर्क को नहीं मान पाता। वो उदास होकर कहता है, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। वो अपनी जिम्मेदारी की विफलता को समझ रहा है। वो जानता है कि उन्होंने जो किया वो गलत था। और फिर कहानी का अंत होता है, जो एक झटके की तरह आता है। अगली सुबह जब वो दोस्त नैनीताल से जाने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें खबर मिलती है पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। और हमें पता है कि ये वही लड़का था। हाँ। लेखक उसकी लाश का जो वर्णन करते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ। गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। और इसके आगे की लाइन, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। दुनिया की बेहयाई, क्या लाइन है। प्रकृति, जिसे हम निर्दयी मानते हैं, उसने फिर भी एक कफन दे दिया, लेकिन इंसानों ने, समाज ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और इस सब के बाद कहानी का अंत होता है, सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। तो क्या मतलब है इसका? क्या ये सब उस लड़के का भाग्य था? यही तो कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। ये शीर्षक और ये अंतिम वाक्य एक सवाल है, जवाब नहीं। क्या ये सच में उसका भाग्य था, या ये उन सभी लोगों के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा था जिनसे वो उस रात मिला? बिल्कुल। उन वकीलों का फैसला जिन्होंने उसे शैतान समझा, उन दोस्तों का फैसला जिन्होंने अपने बजट को उसकी जान से ज्यादा जरूरी समझा। तो अपना अपना भाग्य कहना एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है। सही बात है। ये कहना बहुत आसान है कि जो हुआ वो उसकी किस्मत में लिखा था। इससे हमें अपने हिस्से की गलती नहीं माननी पड़ती। तो ये शीर्षक समाज की उस मानसिकता पर गहरी चोट है। हाँ, जो अपनी निष्ठुरता को सही ठहराने के लिए, अपनी निष्क्रियता पर पर्दा डालने के लिए हर चीज को भाग्य पर डाल देती है। अगर दोस्त ने 10 रुपए का नोट दे दिया होता तो क्या लड़का कुछ खाकर किसी गर्म जगह पर रात नहीं गुजार सकता था? अगर वकीलों ने सिर्फ एक रात के लिए उसे अपने बरामदे में सोने दिया होता, तब उसका भाग्य क्या होता? उसका भाग्य लोगों के हाथों में था, सितारों में नहीं। तो जैनेंद्र कुमार की ये कहानी नैनीताल के खूबसूरत नज़ारों से शुरू होकर हमें समाज की एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे देखकर नजरें फेर लेना बहुत आसान होता है। सही कहा। ये कहानी सिर्फ दया महसूस करने के बारे में नहीं है। ये दया को अमल यानी एक्शन में बदलने की हमारी नाकामी की कहानी है। और कहानी का शीर्षक है अपना अपना भाग्य। लेकिन कहानी की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि उस लड़के का भाग्य किस्मत ने नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के फैसलों और उनकी निष्क्रियता ने तय किया जिनसे वो मिला। और ये हमें इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसे हम भाग्य कहकर खारिज कर देते हैं, उसमें से कितना हिस्सा असल में हमारी सामूहिक मानवीय जिम्मेदारी की विफलता का नतीजा होता है।